नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यह कोर्स शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से आयोजित है। विद्यार्थियों, आपके प्रथम वर्ष DNYS कोर्स में 6 पेपर हैं, जिसमें से 3 प्रैक्टिकल और 3 थियोरेटिकल पेपर हैं। जो 3 थियोरेटिकल पेपर हैं वो जो है 811, 812 और 813। वैसे तो आपके पास में भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड बुक पहुंच चुकी होगी, आप उनका भी अध्ययन करें। और साथ ही साथ में हमने अलग अलग सब्जेक्ट के जो आपके तीनों थियोरेटिकल पेपर हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनके ऊपर ये जो वीडियो की सीरीज़ चालू की है उनको भी साथ साथ में देखें, ताकि आप पहले से और ज़्यादा अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो ये सारा काम जो है आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए किया जा रहा है, तो इसको ज़रूर अपना साथ में रखें और उसको नियमित जब भी समय मिले देखते रहें। इससे पहले हमने 811 सब्जेक्ट कोड जो था उसका वीडियो हमने पूरा सीरीज़ बना दिया है, उसका लिंक भी आपको हमारे इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, या फिर आप हमारे YouTube चैनल मनसा इंस्टीट्यूट वाले चैनल पर जाके ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों, जो हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था, इसमें जो 812 सब्जेक्ट कोड हैं उसका पहला चैप्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत। तो सब्जेक्ट कोड 812, चैप्टर नंबर 2, प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत। प्राकृतिक चिकित्सा का परिचय। प्राकृतिक चिकित्सा एक अति प्राचीन विज्ञान है और वेदों व प्राचीन ग्रंथों में हमें इसके अनेक संदर्भ मिलते हैं। आज प्राकृतिक चिकित्सा एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में सर्वमान्य है। तो ये आज से नहीं है, ये वेद काल से जो चल रहा है, वैदिक कालों से ये सारी चीज़ें प्रोसीजर में है। बस इसका एक वैज्ञानिक प्रारूप जो है वो अभी वर्तमान में बहुत ही प्रचलित हुआ है। तो इस वैज्ञानिक प्रारूप को हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में, वरना प्राकृतिक चिकित्सा के एक अनभिज्ञता रूप में भी हम कई सदियों से इसका उपयोग करते आए हैं। क्या है प्राकृतिक चिकित्सा? प्राकृतिक चिकित्सा उपचार की एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य के शरीर के रोग के कारण या विजातीय द्रव्य, जिनको टॉक्सिन्स भी कहते हैं, को हटाने में सहायता करती हैं। मतलब रोग निवारण के लिए शरीर से जो अवांछनीय और अनुपयोगी पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालकर शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करती हैं। तो यह एक दिन का काम भी नहीं है, ये नियमित रूप से हमारे शरीर के अंदर विजातीय तत्व बनते हैं, नियमित साफ भी करना है। पर कई दफ़ा क्या होता है कि शरीर के अंदर से गंदगियाँ जो जितनी निकलनी चाहिए थी नहीं निकल पाती है, और अंदर ही अंदर किसी न किसी वजह से, कारण से इकट्ठी होती है और बढ़ती जाती है और रोगों का कारण बनती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा उन रोगों को जड़ से, उन विजातीय तत्वों को जड़ से निकालने का सबसे बेस्ट उपचार माना गया है। तो हर एक जो चिकित्सा पद्धति होती है उसके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत। तो कल जो हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उस चैप्टर में आज हम उसको एलोबरेट करेंगे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत था उसमें कि सभी रोग एक हैं, उनका कारण एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है। तो इसमें ये बताते हैं कि इस सिद्धांत को पढ़कर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि प्राकृतिक चिकित्सा में ये क्या बात कही जा रही है, किंतु सत्य यही है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर में जो विजातीय द्रव्य हैं, यही जो शरीर के अंदर इकट्ठे होते हैं रोगों का कारण बनते हैं। चाहे रोगों के स्वरूप कोई भी हो, पर उसका जो जड़ है, उसके जो मूलभूत रोग का कारण जो है वह है विजातीय तत्व। शरीर के अंदर वे तत्व जो शरीर से बाहर निकलने चाहिए थे किंतु शरीर से नहीं निकल पाते हैं और शरीर के अंदर ही एकत्रित होकर रोगों को आमंत्रित करते हैं। तो जब ये रोग अलग अलग लक्षणों में दिखाई देने लगते हैं तो हम उसी अंग विशेष के रोग के नाम से उसको जानते हैं, किंतु शरीर में विजातीय द्रव्य एकत्रित न हो तो कोई रोग भी उत्पन्न न हो। तो इसका अर्थ साफ साफ दिखता है कि सभी रोगों का जो कारण है उसका एक ही है, वह है विजातीय द्रव्य, टॉक्सिक मैटर, मॉर्बिड मैटर। अगर ये कोई भी रूप में उत्पन्न होता हो, जैसे इसमें बताया सभी रोग एक है, तो क्या है? विजातीय द्रव्य। उनके कारण क्या है? विजातीय द्रव्य। और उनकी चिकित्सा क्या है? उन विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकाल देना। यदि कोई चीज़ गंदी है और उसको साफ़ करना है तो उसका सीधा साफ इलाज यही है कि उस गंदगी को उस जगह से हटा दी जाए जहाँ पे उसको साफ़ करना है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ साफ़ हो जाती है। इसी प्रकार उसका दूसरा जो सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा का, वह है रोग का कारण कीटाणु नहीं है।
एलोपैथी चिकित्सा में रोगों का कारण कीटाणु को नहीं, मतलब एलोपैथी में कीटाणु को माना गया है। जो आप एलोपैथी प्रैक्टिस जो देखते हो, जो एलोपैथी दवाइयाँ जो मॉडर्न मेडिसिन है, वह कीटाणु को रोगों का कारण मानता है। शरीर के अंदर जो भी विजातीय द्रव्य जो बन रहे हैं उनकी जगह पे वो बैक्टीरिया, वायरस, इनको रोगों का कारण मानता है। किंतु प्राकृतिक चिकित्सा ऐसा नहीं मानता। प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहती है कि शरीर में कीटाणु रह नहीं सकते अगर साफ सफाई हो। जैसा एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन आज भी हम देखते हैं कि अगर प्रॉपर हाइजीन की जाए तो कीटाणु वगैरह नहीं रहेंगे। इसी के लिए तो कितने सारे ऐड कैंपेन चलते हैं टीवी पे वगैरह, तो शरीर के अंदर शुद्धि रहे तो अब वहाँ पे भी कीटाणु उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो रोगों का कारण कीटाणु नहीं है, जबकि वो गंदगी है, जो विजातीय द्रव्य है, जो उन कीटाणुओं को बढ़ने का मौका देती है, माहौल देती है। अगर उन विजातीय तत्वों को जड़ से हटा दिया जाए तो उनको पनपने का मौका ही नहीं मिलेगा और कोई रोग किसी भी प्रकार का आपके शरीर में उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या क्या हो सकता है कि जहाँ सूर्य का प्रकाश और पर्याप्त वायु रहती है वहाँ पे भी कोई भी कीटाणु पनप नहीं सकता। इसलिए क्या करना है कि अनुपयुक्त, जो शरीर के लिए स्वस्थकारी नहीं है, वैसे आहार विहार का सेवन ज़्यादा करने से विजातीय तत्व बढ़ते हैं, तो उनका आहार विहार सेवन नहीं करना है। तो जिन कारणों से शरीर के अंदर विजातीय तत्वों की मात्रा बढ़ती है या फिर विजातीय तत्व बढ़ रहे हैं, वो सारे काम अगर हम नहीं करें और शरीर की शुद्धि बनाए रखें तो रोगों से हम बच सकते हैं। अगला जो सिद्धांत कहता है, तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज, ऐसे रोग जो एकदम से परेशान कर देते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, दस्त, सिर दर्द, नाक का बहना, आँखों के अंदर कचरा का आना, ये सारी चीज़ें जो है वो तीव्र रोग में कहलाती हैं, जो अचानक से एकदम तेज़ी से आपको परेशान करती हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, तुरंत भागते हैं किसी डॉक्टर के पास में, लाओ भाई लाओ एलोपैथी की कोई भी एक दवा दे दो जो इसको ठीक कर सकें। और हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन को दबा देते हैं, जबकि वो हमारे दुश्मन नहीं थे। क्यों दुश्मन नहीं थे? क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि मल से भरे शरीर को मल रहित करने के लिए, जब मात्रा से ज़्यादा मल हो जाता है शरीर के अंदर, मात्रा से ज़्यादा विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, तो शरीर क्या करेगा, उसको निकालने के लिए कोई तो तरीका आजमाएगा। शरीर से निकलने के लिए कौन कौन सी जगह है? मल से निकल सकता है, मूत्र से निकल सकता है, पसीने से निकल सकता है, कान से निकल सकता है, आँख से निकल सकता है ना। तो ये सब जगह से जो गंदगी निकलनी थी अगर नहीं निकलती है तो शरीर क्या करता है, बुखार, दस्त, जुखाम, ऐसे जो सिचुएशन उत्पन्न करके शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालने का प्रयास करता है। और हम क्या करते हैं, जाकर दवाई ले लेते हैं, तो उस प्रयास के बीच में बाधा बनती है और वही रोग जो गंदगी निकलने वाली थी वही इकट्ठे होकर नए रोगों को पैदा करती है। ठीक है, तो उल्टी, दस्त, शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थ जो है उनको बाहर निकालने का कार्य करती है, तो उनको रोकना नहीं है। उसमें क्या करना है, आपके वाइटल जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते रहना है और साथ साथ में उस गंदगी को निकलते देते रहना है, ना कि उसको रोकना है। अगला जो सिद्धांत है इसमें कहते हैं कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, यानी नेचर जो है, कुदरत जो है, वो खुद ही एक डॉक्टर है। कैसे? इस दुनिया के अंदर उसके अलावा कोई भी एक इंसान को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि कुदरत की बनाई चीज़ कुदरत ही ठीक कर पाती है। तो ये क्यों ठीक नहीं कर पाता? दूसरी जो चीज़ें हैं, हमको लगता है कि हमने किसी मेडिसिन से ठीक हुए, ऐसा नहीं है। करती तो प्रकृति ही ठीक है, पर वो मेडिसिन क्या करती हैं, उन चीज़ों को स्टिमुलेट करती है जिससे हमको लगता है कि भाई वो हम ठीक हो रहे हैं, पर वैसा वास्तव में है नहीं। तो क्या होता है कि सभी जीवधारियों का शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से मिलकर बना है। जब कभी इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है, प्रकृति रोग उत्पन्न करके स्वयं चिकित्सा का कार्य करती है। तो क्या होता है, जैसे हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो खुद जुड़ जाती है। चिकित्सक सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो उसको एक स्टेबल करके बांध देते हैं। दूसरा, घाव होने पर भी रक्त स्वयं रुकता है, बिना चिकित्सक के भी धीरे धीरे घाव भर जाता है। तीसरा, पानी पीते समय सांस नली में जाए तो तुरंत खांसी के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इतना बॉडी का जो नेचर का प्रोटेक्शन हमारे शरीर को मिला हुआ है, तो स्वाभाविक है कि कुदरत खुद एक डॉक्टर है जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए निरंतर काम करती है। अगला जो सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है, बाकी सब चिकित्साओं में क्या होता है, लाक्षणिक चिकित्सा होती है कि जैसे कि आपका घुटना दर्द कर रहा है या फिर आपको बुखार आ रहा है या दस्त लग रही है, तो सिर्फ दस्त को रोकने के लिए उससे जुड़े हुए ऑर्गन्स पे काम किया जाता है। बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है कि जो ऑर्गन बीमार है केवल उसको नहीं, बाकी पूरे शरीर को भी एक साथ में रिपेयर किया जाता है, पूरे शरीर को ठीक किया जाता है। क्योंकि शरीर के अंदर कोई भी एक कोशिका भी बीमार है तो उससे पूरा शरीर परेशान रहता है।
तो आपको पूरे शरीर की चिकित्सा करने से क्या होता है, पूरे शरीर एक साथ में हील होता है। जब शरीर हील होता है, पूरा मैकेनिज्म सेट होने लगता है, तो ऑटोमेटिक वो बीमारियाँ जड़ से कट के बाहर निकल जाती हैं। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर रोग की नहीं बल्कि पूरे शरीर की चिकित्सा होती है। अगला जो सिद्धांत है वो रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है कि एक हार्मलेस थेरेपी है, ड्रगलेस थेरेपी। ना तो हम इसमें कोई दवाई देते हैं, ना किसी को कोई इसमें सही तरीके से करे तो नुकसान पहुंचता है। तो किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचने के कारण इसमें कोई विशेष निदान की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शरीर में किसी भी भाग में अगर रोग या फिर समस्या को महसूस करते हैं तो उससे संबंधित प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डायग्नोसिस प्रोसेस के। एक नॉर्मल डायग्नोसिस से ही आपका काम हो सकता है। अगला जो है, जीर्ण रोगों को ठीक होने में समय लगता है। जीर्ण यानी क्रॉनिक डिजीज़, ऐसे रोग जो बहुत सालों से शरीर में जमे हुए हैं और निरंतर आपको परेशान करते रहते हैं। तो उन रोगों को जड़ से काटने के लिए, उनको ठीक करने के लिए पहले जो आपने मेडिसिन ली या फिर पहले जो थेरेप्यूटिक मेथड अपनाए, उनके कारण जो टॉक्सिन्स पैदा हुए उसको भी निकालना है, रोग जिस कारण से उत्पन्न हुआ उसको भी निकालना है, और शरीर के अंदर की गंदगियों को निकाल कर शरीर को वापस से हील करने में ये सारी प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है। तो इसलिए जीर्ण रोगों के अंदर हमको धैर्य बनाए रखना है। अगला जो है कि यदि आप मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट चलता है तो क्या होता है, बीच में छोड़ देते हैं और फिर से शुरू करते हैं, और अधिक समय लगने के कारण धैर्य भी छोड़ देते हैं। तो इस समय ऐसे ये समझना है कि हमको बीच में एक तो ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना है और धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि आप जड़ से ठीक हो सकते हो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ही, क्योंकि ये स्वाभाविक चिकित्सा है और इसका काम यही है। अगला जो सिद्धांत है वो है, प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। इसको मेडिकल टर्म्स में हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं। जब कोई बीमारी जड़ से कटकर बाहर निकलती है तो एक बार उसका सारा मलबा बाहर निकलने के कारण हमको एक ऐसा लगता है जैसे कोई साइड इफेक्ट हो गया हो, कोई रिएक्शन हो गया हो, ऐसा महसूस होता है, पर वैसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका शरीर हील होता है तो अंदर की गंदगी उभर कर ऊपर की तरफ आती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो उसमें आपको तेज़ बुखार हो सकता है, तेज़ दस्त हो सकते हैं, तेज़ सिर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, शरीर के उन अंगों में भी दर्द हो सकता है जिस अंगों को आप ठीक करने के लिए उपचार ले रहे हो, जो कि पहले जितना दर्द था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ हो सकता है। और एक चीज़ हो सकती है कि कोई पुरानी दबी हुई बीमारी हो जिसको आपने पहले दवा से दबा दिया हो या किसी कारण से दब गई हो शरीर के अंदर, वो भी उभर कर बाहर निकलती है, क्योंकि ये कंप्लीट क्योर का सिस्टम है। आपके पूरे बॉडी के अंदर जितना भी गंदगी या बीमारी करने वाले तत्व है ना, उन सबको जड़ से उखाड़ कर ये बाहर निकालती है। तो इस समय धैर्य रखना है, पेशेंट को भी धैर्य रखना है, उससे जुड़े रहना है, उनको एक आत्मीयता से उनके साथ में बात करनी है और उनको ये बताना है कि ये सोना ज़रूरी है, क्योंकि अंदर से गंदगियाँ निकलेगी तभी आप पूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव कर पाओगे। अगला जो है कि कोई भी रोग जो होता है ना, 3 स्तर पे पाया जा सकता है या तीनों स्तर पे एक साथ में हो सकता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे। जिस व्यक्ति के इन तीनों स्तर पे कोई भी स्तर बिगड़ा हुआ है या डिस्टर्ब है तो वो रोगी हो सकता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ में होती है। शरीर, मन और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूर्ण स्वास्थ्य से तात्पर्य मन, शरीर एवं आत्मा से के प्रसन्न होने से है। यदि शरीर लंबे समय से रोगग्रस्त है, मन एवं आत्मा भी दुखी है, प्राकृतिक चिकित्सा में इसी कारण शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक एवं आत्मिक सुख को अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया है। तो ये इस प्रकार की सारी विद्या है। अब आखिरी सिद्धांत जो पढ़ते हैं वह है, प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक दवाइयों का प्रश्न ही नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं दी जाती है, ना उत्तेजक दी जाती है, ना सेडेटिव। हम फूड सप्लीमेंट्स वगैरह जरूर यूज़ करते हैं ताकि आपके न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा किया जा सके, और किसी भी प्रकार की कोई दवाई, उत्तेजक दवाई है जो स्टिमुलेट करे आपकी बॉडी को, ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं दिया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार। तो शरीर को एक स्वाभाविक रूप से अंदर से हील होने के लिए शरीर को तैयार किया जाता है। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न विधियाँ। तो आहार चिकित्सा, औषधि जनक जो है हिप्पोक्रेटस, उन्होंने आहार के संबंध में कहा है कि आहार ही औषधि है और औषधि ही आहार है। जो हिप्पोक्रेट्स थे, जिन्होंने मॉडर्न मेडिसिन्स जिनको मानता है कि उनके कारण ये जो एलोपैथी डेवलप हुआ, वो खुद ये बात कहते हैं, हिप्पोक्रेटस जो थे, कि आहार ही औषधि है और औषधि ही आहार है। कि आप अगर अपने भोजन को सही तरीके से एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में खाते हो, आहार को ग्रहण करते हो, तो स्वाभाविक बात है कि आपके अंदर रोग भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो वो कहते हैं इंग्लिश में कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड लेट मेडिसिन बी योर फूड।
ओके, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आहार को संतुलित मात्रा में प्राकृतिक रूप में सातम्य असातम्य ज्ञान के साथ लिया जाए तो वह औषधि है। फिर आगे एक चीज़, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर बहुत सारी चिकित्साओं में एक चिकित्सा, सबसे पहले जो चिकित्सा थी वह थी आहार चिकित्सा। फिर दूसरा जो है चिकित्सा है वह है जल चिकित्सा। तो जल रोगों एवं व्याधियों को दूर करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। स्वच्छ एवं शीतल जल से अच्छी तरह स्नान करना भी जल चिकित्सा का एक उत्कृष्ट रूप है। तो स्वस्थ रहने के साथ साथ में विभिन्न रोगों का निवारण जब है जल चिकित्सा से किया जा सकता है। हमारे शरीर के अंदर 70% के लगभग पानी होता है, तो उसी तरल भाग के अंदर सभी रोगों की उत्पत्ति महसूस होती है हमें शरीर को। तो बाहर की तरफ एक जलीय वातावरण तैयार करके हम विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर पे विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा जल के द्वारा वो जो उपचार करते हैं उससे स्वास्थ्य होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। फिर अगली जो चिकित्सा है प्राकृतिक चिकित्सा वह है मिट्टी चिकित्सा। तो मिट्टी चिकित्सा पंच तत्वों में जो पृथ्वी तत्व है उसके संतुलन के लिए उपयोग की जाती है। जैसे इससे पहले जो जल तत्व था वैसे ये पृथ्वी तत्वों को संतुलित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। और मिट्टी जो होते हैं बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ एक घटक होता है जो हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट उत्पन्न करता है। ये शरीर उसके अंदर अवशोषण क्षमता के कारण क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर की एक्सेस जो गर्मी होती है या गंदगी होती है उसको वो सोख लेता है। साथ ही साथ में दूसरी अलग जो शरीर के अंदर जो टेम्परेचर की मात्रा जो बढ़ी हुई होती है उसको कंट्रोल करता है, शरीर के अंदर को ठंडक पहुंचाता है, शरीर के अंदर एनर्जी पहुंचाता है और जो रोम छिद्रों के अंदर जो गंदगी है उसको भी खींचकर बाहर निकालने में वो मदद करता है। अगली जो चिकित्सा है वह है सूर्य किरण चिकित्सा। सूर्य की किरणों के द्वारा जो उनकी अलग अलग विभिन्न तरंगों है उनके अंदर अलग अलग कलर के शीशे वगैरह लगा के रंग चिकित्सा के द्वारा भी प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार संभव है। इसके बाद में एक और चिकित्सा उसमें की जाती है वह है मालिश चिकित्सा। शरीर के अंदर के सारे तंतुओं, सारे जो स्नायु वगैरह है, जो मांसपेशियां है, उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनके सारे पार्ट को जगाने के लिए, सारे पार्ट को ऊर्जावान करने के लिए मालिश चिकित्सा बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। ये शरीर को हष्ट पुष्ट करता है, शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करता है, शरीर को अंदर से रोगों से लड़ने में मदद करने के लिए तैयार करता है। तो इस प्रकार से इसके अलावा भी बहुत सारी चिकित्सा है, जैसे उपवास चिकित्सा है, फास्टिंग थेरेपी बोलते हैं उसे, वायु चिकित्सा है, एयर थेरेपी है, फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इस प्रकार से और भी प्राकृतिक चिकित्साओं को बहुत सारी चिकित्साओं के समूह के रूप में देखा गया है। वे सारी चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है जो ड्रगलेस है, जिसमें किसी भी प्रकार का औषधि का उपयोग नहीं किया जाता। अभी आगे जो बताते हैं आपके नोट्स के अनुसार कि स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक चिकित्सा में संबंध क्या है, कि आपका स्वास्थ्य और प्राकृतिक चिकित्सा में क्या ऐसा एक संबंध है जिसके कारण ये प्रभावी रूप से काम करती है। तो कहते हैं कि स्वास्थ्य का अभिप्राय केवल इतना ही नहीं कि हम शारीरिक और मानसिक पीड़ा से मुक्त रहें, बल्कि जीवनी शक्ति इतनी सशक्त हो कि वह निरंतर संतुलित कार्यों को संपादित करती रहे। प्रकृति का नियमों के उल्लंघन ही रोगों का मूल कारण है और स्वास्थ्य का भी एक कारण यही है कि भाई आपसे रोग जुड़ते हैं। हमारे अंदर शारीरिक एवं मानसिक कार्य में सामंजस्य और जिन तत्वों की शरीर रचना हुई है उन तत्वों के परस्पर अनुरूपता ही स्वास्थ्य है और प्रकृति के जीवन के अनुरूपता ही स्वास्थ्य है, प्रतिकूलता ही रोग है। इस सभी बातों से ये चीज़ समझ में आती है हमें कि हमारे शरीर के अंदर प्रकृति के साथ में जो तालमेल है, हमारा जो कुदरती रूप से बना हुआ है, अगर हम उसके नियम के अनुसार उसको तालमेल को बनाए रखते हैं तो आपके अंदर रोगों के होने की संभावना शून्य हो जाती है और यदि आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके अंदर रोगों की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। अब आगे जो पढ़ते हैं वह है पंच महाभूत का सिद्धांत। जिस प्रकार प्रकृति पांच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, जल, आकाश और किससे बने, पृथ्वी, पंच महाभूत का सिद्धांत। जिस प्रकार प्रकृति पांच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, मिट्टी, हवा, ये सारे पांच तत्वों से बनी हुई है। कौन कौन से, जल से, पृथ्वी से, आकाश से, वायु से और अग्नि से। ये सारे तत्व जब मिलकर पांच तत्वों का निर्माण करते हैं तो शरीर को और अपने इस संसार को बनने में मदद मिलती है। तो कौन कौन से तत्व कौन कौन सी चीज़ों को मतलब वो करते हैं, जुड़ते हैं अपने शरीर के कौन से अंगों से, कौन से वाले अंग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि जो आकाश तत्व है वो जितने भी शरीर के अंदर कोश है, स्पेस है, जितना भी खालीपन है, उन सब को वह रिप्रेजेंट करता है। वो सारे जगह आकाश तत्व के अंतर्गत आती है। तो उनको जब आकाश तत्व के शरीर में कमी हो जाती है तो उसको भरने के लिए कौन से उपचार का उपयोग होता है, उसमें उपवास, योग और फलाहार,
इस सारी तरीके से आकाश तत्व को बढ़ाया जाता है। दूसरा है वायु तत्व। वायु तत्व का जो स्थान है हमारे शरीर के अंदर त्वचा और फेफड़े, ठीक है। तो उसमें क्या इलाज है इसका कि वायु स्नान हो गया, फिर गहरी सांस लेना, ये सारी चीज़ें इसके उपचार के रूप में कार्य करती हैं। तीसरा जो है सूर्य या अग्नि। तो अग्नि जो होती है हमारे शरीर के स्नायु जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य स्नान, सूर्य के किरणों में पके फल, अनाज और मालिश वगैरह ये सारी क्रियाएं सूर्य ऊर्जा में आती हैं। अगला जो है जल चिकित्सा में, जल वाला जो भाग है, जल तत्व जो है हमारे शरीर के रक्त को रिप्रेजेंट करता है। तो जल चिकित्सा, बाहरी स्नान, फल सब्जियाँ, इन सब से इसके संबंधित रोग ठीक होते हैं। अगला जो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमारे हड्डी को रिप्रेजेंट करता है। तो धरती से उत्पन्न सजीव प्राकृतिक लवण, प्रधान खाद्य, मिट्टी स्नान, ये सब चीज़ें जो है इसके उपचार के लिए, ये उसको प्राप्त करने के साधन हैं। तो जैसे जैसे किसी भी तत्व की कमी होती है तो उसको पाने के लिए जिन जिन साधनों का इसमें वर्णन है उससे उसको पाया जा सकता है, रोग मुक्त हुआ जा सकता है। अभी प्रकृति एवं शरीर के तत्वों का तुलनात्मक विचार करते हैं कि आकाश जो है, आकाश तत्व पंच महाभूत तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। समस्त महाभूतों का मूल तत्व है। ये हमारे शरीर के असंख्य कोशों से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक कोश उसके बीच खाली स्थान होता है। इसी प्रकार अणु एवं उसके बीच खाली स्थान है, उसे आकाश कहते हैं। प्रकृति, अणु एवं आकाश तत्व अनिवार्य हैं, उसी प्रकार शरीर में कोश और आकाश तत्व अनिवार्य हैं। प्रकृति के अंदर हर एक मॉलिक्यूल्स और स्पेस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ के बीच में स्पेस नहीं है तो उसका रहना भी संभव बहुत कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी अपनी कोशिकाएं और आकाश तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। फिर वायु, प्रकृति जीवन रक्षा के लिए प्रचुर मात्रा में वायु प्रदान करती है। वायु तत्व पंच तत्वों का दूसरा आवश्यक तत्व है। वायु के अभाव में शरीर की समस्त क्रियाएं रुक जाती हैं। प्रकृति एवं शरीर दोनों के लिए वायु अति महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थान के मूवमेंट के लिए वायु का आवश्यक होना जरूरी है, क्योंकि जब आपके शरीर के अंदर रक्त का संचार होता है, जब आपका भोजन एक जगह से दूसरी जगह सरकता है, तो इस सारी चीज़ों में वायु कहीं ना कहीं पे अपना कार्य निभाती है। अगली जो चीज़ है वह है अग्नि। सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है वो स्नायु दुर्बलता को दूर करती है, मांसपेशियों को सुदृढ़ करती है। सूर्य की ऊर्जा जो होती है विभिन्न कलर के, जो विभिन्न रंगों की तरंगे हैं, हमारे शरीर के विभिन्न रोगों को ठीक करने में मदद करती है और हमारे शरीर को पोषित करती है। फिर अगला जो है जल चिकित्सा। मानव का जो 2/3 भाग है, मानव के शरीर का जो 2/3 भाग है वो जल से बना हुआ है और जल जीवन को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जल में ही जीवन है। तो प्राणियों को जीवित रखना, तृप्त करना, स्वच्छता, ताप की निवृत्ति, जल की वृत्तियाँ है। तो जल प्रकृति में हर जीव, पेड़ पौधे में, सभी में इसका आवश्यक रिक्वायरमेंट रहता है। अगला जो है मिट्टी। सभी जड़ एवं चेतन वस्तुओं को धारण करने के कारण धरती या धरा कहलाती है। सभी पोषक तत्व, खनिज आदि धरती में हम सब को, ये सभी चीज़ें, पृथ्वी तत्व जो है वो भोजन से प्राप्त हो जाता है। अब पंच तत्व जो है शरीर के कौन से जो निर्माण होता है, उनके पंच तत्व शरीर और प्रकृति दोनों का निर्माण करते हैं। तो उसमें कौन सी चीज़ क्या बनाती है? आकाश जो है वो शब्द बनाता है। वायु जो है वो स्पर्श और शब्द का मिला जुला स्वरूप है। जल जो है वह रूप, शब्द और स्पर्श होता है। अग्नि जो होता है रस, शब्द और स्पर्श होता है। और पृथ्वी जो होता है गंध, स्पर्श और शब्द, रूप और रस होता है। तो इन सभी तत्वों को रिप्रेजेंट करने वाली ये चीज़ें होती हैं, इनसे इसका प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हमारा जो दूसरा चैप्टर है, द्वितीय अध्याय है, वो समाप्त होता है। तो हमने आज जाना कि प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है, प्राकृतिक चिकित्सा किस प्रकार से प्रभावी है। तो इसके अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे आहार और औषधीय पौधों के बारे में, जो तीसरा चैप्टर होगा। तो उसके लिए पहले इस अध्याय को देखें, इस चैप्टर को ढंग से समझें, फिर अगले अध्याय के लिए आप अगले वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं।